नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि एमपी पुलिस परीक्षा जैसे चल रही है या फिर कोई भी एमपी ईएसबी की परीक्षा जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन होता है, तो उस नॉर्मलाइजेशन का नियम क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे नंबर बढ़ते या घटते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि एक्यूरेसी कैसे काम करती है, एक्यूरेसी का क्या महत्व होता है, साथ ही साथ जो परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे जाते हैं उनका क्या होता है। इन सभी सवालों को लेकर आपके मन में जो भी डाउट हैं वो सारे आज की इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी के माध्यम से भूमिका बनाना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा। देखिए, गर्मियों के दिन थे और एक आदमी साइकिल से कुछ बेच रहा था, गांव में फेरी लगा रहा था। तो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, उसने पसीने वगैरह पोंछा, खड़ा था पेड़ के नीचे। वहीं बगल में एक सज्जन का मकान था, उसने ऊपर से उसको बोतल दिखाई कि भाई पानी पिएगा, इशारों में पूछा। उसने कह दिया इशारे में कि हाँ पीऊँगा। संवाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ इशारों में कहा कि भाई पानी पिएगा। उसने कहा हाँ पीऊँगा। तो जो फेरी वाला था बोला यार कितना भला आदमी है, कितने अच्छे इसके संस्कार हैं, नहीं तो आज के ज़माने में कौन कहाँ किसी से मतलब रखता है। इसने उपत के पानी का पूछा, बहुत भला आदमी है, भगवान इसका भला करे। 15-20 मिनट तक वो इंतजार में खड़ा रहा, लेकिन वो मकान वाला घर से बाहर ही नहीं निकला। तो उसने कहा यार कितना बेकार आदमी है, मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, इस समय बर्बाद करने से अच्छा था कि मैं कुछ गाँव में बेचता और आगे यात्रा करता, लेकिन इसने मेरे 15-20 मिनट बर्बाद कर दिए, कितना बेकार आदमी है। उसकी विचारधारा बदल गई ना। वो जाने ही वाला था कि घर के गेट खुले और वो आदमी हाथ में जग लिए, बोला भाई साहब मैंने सोचा कि अब पानी क्या पिलाऊं, इतनी गर्मी है, चलो शिकंजी बना लेता हूं। तो उसके विचार फिर बदल गए, बोले यार मैं इसके बारे में खामोखा बुरा सोच रहा था और वो तो पानी की जगह शिकंजी लेकर आ गया, कितना भला आदमी है। विचार बदल गए कि नहीं बदल गए। उसने शिकंजी का गिलास हाथ में लिया, एक घूंट पिया और देखा इसमें सिर्फ नींबू है, खट्टा है, इसने मीठा तो कुछ डाला ही नहीं है। उससे दिमाग में फिर वही आया कि यार ये पागल है क्या, खटाई क्यों पिला रहा है मुझे। तो विचार फिर बदल गए कि नहीं बदल गए। उस मकान वाले ने तुरंत जेब से शक्कर की पुड़िया निकाली, बोला भाई मैंने सोचा कि शुगर मुगर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप चीनी अपने हिसाब से मिला लीजिए। साइकिल वाले का फिर दिमाग खराब, बोले यार कितना भला आदमी है, मैं खामोखा इसके बारे में बुरा सोच रहा था। एक व्यक्ति के विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से एक ही संवाद में कितनी बार बदल जाते हैं, वो आपने इस कहानी में देखा। उस फेरी वाले की जगह कोई अन्य आदमी भी होता, हम लोग भी होते, तो शायद हमारे साथ भी यही हो रहा होता कि बार बार विचार बदल रहे होते, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन रही थी। अब वही नॉर्मलाइजेशन में होता है। कैसे, जरा आप समझिए इस बात को। किसी सज्जन के 80 नंबर आए कोई भी परीक्षा में और दूसरे के नंबर आए 75, उस परीक्षा में कट ऑफ गई 78। भाई साहब नॉर्मलाइजेशन में इसके नंबर घट के हो गए 77 और इन भाई साहब के बढ़ के हो गए 79। अब आप देखिए कि जिसके 80 नंबर आए थे उसके 77 बचे कट ऑफ से कम हो गए, तो उसके लिए कितना दुखदाई होगा, कितना बुरा होगा, वो नॉर्मलाइजेशन को कितनी गालियां अपने मन से दे रहा होगा, हाँ या ना। लेकिन जिनके 75 से 79 होगा, नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा होगा, वो क्या कह रहे होंगे कि भैया नॉर्मलाइजेशन तो वरदान है, इससे भला तो कुछ है ही नहीं, कितना अच्छा काम करता है नॉर्मलाइजेशन। हमारी शिफ्ट कठिन आई थी, हमने देखिए कठिन परिस्थिति में पेपर दिया, वो तरह तरह की बातें अपने हिसाब से करने लगेगा। तो सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, क्योंकि जिस प्रकार जिसको लाभ होता है उसके लिए अच्छा होता है, जिसको नुकसान होता है उसके लिए बहुत बुरा होता है। पर मुद्दे की बात यह है कि ये होता कैसे है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। भाई इसका नियम भी तो होगा कुछ, ऐसे कैसे किसी के भी नंबर बढ़ा दिए किसी के भी घटा दिए। मैं कहूंगा बिल्कुल नियम है, लेकिन उसके पहले आप कुछ और बातें समझ लीजिए। सबसे पहले समझिए कि परीक्षा में जो गलत प्रश्न आती है उनका क्या होता है। प्रश्न आया इनमें से कौन सी संख्या 13 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 13 से विभाज्य है। भैया ये प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछा गया। 4 विकल्प हमें दे रखे थे। अब मैं रैंडमली कुछ नंबर लिख रहा हूं, हो सकता है इनमें से कोई संख्या 13 से विभाज्य निकला है और आप मुझसे गुस्सा हो जाए, तो अंदाज से लिख रहा हूं नंबर 1 2 4 6 8 0 और दूसरा ऑप्शन है बी 2 5 9 7 0 1। सी देखिए 8 3 2 1 4 और डी भी कुछ ऑप्शन है 1 2 5। ये 4 ऑप्शन दे रखे थे। हमने जब कंप्यूटर में अपना पेपर सबमिट किया, तो अब मान लीजिए चारों ही विकल्प जो हैं वो 13 से विभाज्य नहीं है, ऐसा प्रश्न आया है। हमने देखा कि चारों में ही हमारा आंसर नहीं निकल रहा है, फिर भी हमने इसको ए लगा दिया और मेरे ही एक मित्र ने इसका आंसर बी लगा दिया। जब हमने पेपर सबमिट किया तो मेरे भी 80 नंबर आए और इनके भी 80 नंबर आए, लेकिन हमने ये देखा कि
जब नॉर्मलाइजेशन माफ करिए आंसर शीट आई तो हमने देखा कि इन्होंने ए को सही माना है और बी को गलत माना है, तो मुझे ए का नंबर मिल गया। वैसे मेरे नंबर तो 79 हो रहे थे, इन्होंने बी को गलत माना, इनको कुछ खास नुकसान नहीं होगा। अब क्या हुआ कि हमने इसकी रिपोर्ट कर दी, हमने नहीं मतलब बी ने कर दी, सी ने कर दी, डी ने कर दी, हम क्यों करेंगे, हमें तो इसका फायदा हो गया। तो जिन्होंने भी इसकी रिपोर्ट की कि भैया ये प्रश्न गलत है, आप जानते हैं रिपोर्ट का ऑप्शन आता है शिकायत करने का, कि कमेटी ने जांच की, उन्होंने देखा कि यार वाकई में ये प्रश्न गलत हो गया, अब क्या करें, चलिए इसको हटाते हैं। तो मेरे जो 80 नंबर आए थे, मेरे कितने नंबर हो गए, 79 नंबर हो गए। और जिन भाई साहब के 80 आए थे उनको इस प्रश्न के डिलीट होने से कोई फर्क पड़ा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ा। अब इस प्रश्न जो डिलीट हो गया तो इसका लाभ कैसे मिलेगा, भैया प्राप्तांक के आधार पर हमें इसका लाभ मिलता है। जैसे 100 नंबर की परीक्षा है, इनके 80 नंबर आए थे, तो इस प्रश्न को लेकर इनके नंबर बढ़ेंगे 0.8, तो इनके हो जाएंगे 80.8 नंबर हो जाएंगे। और मेरे 80 से 79 बचे थे, मेरे भी 0.79 नंबर बढ़ने हैं, कितने 0.79, तो 97. अब आप देखिए मेरे 80 नंबर थे, प्रश्न डिलीट होने के बाद मेरे नंबर बचे 79.79, इनके 80 नंबर थे, प्रश्न डिलीट होने के बाद इनके नंबर हो गए 80.8। तो लाभ किसको हुआ, इनको हुआ। ये होता है प्रश्न जब डिलीट होता है तब इसका फॉर्मूला ये है। या फिर इसके साथ अगर मान गलत ऑप्शन है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, किसी परीक्षा के 2 ऑप्शन, माफ करिए किसी प्रश्न के 2 ऑप्शन सही हो जाएं है, या किसी ऑप्शन में इंग्लिश में ही ट्रांसलेट में अलग अलग अंतर आ जाए, समस्या हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जब प्रश्न डिलीट होता है तो उसका लाभ किस प्रकार से होता है वो आपने देख लिया। एक चीज क्लियर हो गई कि गलत प्रश्न का क्या होता है, और गलत प्रश्न परीक्षाओं में आते जरूर हैं, आप भी देख रहे होंगे। अब आती है एक्यूरेसी। भैया एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है, आपने अगर रेलवे की परीक्षा दी हो तो उसमें लोग कहते हैं कि देखो एक्यूरेसी पर ध्यान देना, एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा मतलब है। कैसे, जैसे कि 100 नंबर की परीक्षा है, 100 प्रश्न की परीक्षा होने वाली है, किसी को भी पूरे प्रश्न नहीं आएंगे। जैसे किसी के 80 नंबर आए तो क्या उसको 80 प्रश्न आ गए, बिल्कुल नहीं, आप कहेंगे उसको 60-65 प्रश्न आए होंगे, और अगर उसने सारे लगा दिए तुक्का तो फिर उसको कुछ सही हो गया, 80 नंबर हो गए। सबके साथ होता है। किसी के 100 में से 100 अटेम्प्ट किए, उसने 80 नंबर आए, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, सटीकता कितनी है, तो आप कहेंगे 80%। दूसरे व्यक्ति ने 100 में से सिर्फ 80 प्रश्न ही अटेम्प्ट किए तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है, 100% है। क्या इसका असर नॉर्मलाइजेशन में होता है या नहीं होता है, वो हम समझने वाले हैं इस सूत्र के माध्यम से, जो कि नॉर्मलाइजेशन का सूत्र होता है। हालांकि रेलवे में ऐसा कहा जाता है कि इसका बहुत असर पड़ता है एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन पर, लेकिन ईएसबी अपनी जो व्यापम है, ईएसबी है, पीईबी है, जो भी कहना हो कह लीजिए, इसका सूत्र क्या कहता है, इसमें एक्यूरेसी का क्या महत्व होता है वो आगे देखिए। सूत्र है, अच्छा सबसे पहले आप ना सूत्र यहां पर देख लीजिए कि सूत्र है क्या, क्योंकि मैंने उसको सरल बनाने की कोशिश की। अब इसमें लिखा है एम आई जे बराबर, एक बहुत कठिन सा सूत्र लिखा है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा इंग्लिश में इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, विवरण दे रखा है, तो वो भी हमने हिंदी ट्रांसलेट करके उसको समझा है और सूत्र को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश की है। शब्द अलग हैं पर मतलब वही है, आप देख लीजिए। एम बराबर, जैसे सूत्र हमने लिखा है एम बराबर, और थोड़ा सा ऊपर मैं करना चाहूंगा, एम बराबर ए माइनस बी, देखिए ए माइनस बी बटे सी माइनस डी इंटू सी माइनस डी प्लस बी। ये है नॉर्मलाइजेशन का सूत्र। अब इसमें ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, इसके भी अर्थ समझ लीजिए। तो एम का अर्थ है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अंक, भाई वही तो ज्ञात करना है। एम बराबर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अंक, नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे अंक क्या होंगे, ये कोडिफाई एम करता है। एम को हमने एज अ ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। एम के बाद क्या है, ए है। ए का अर्थ क्या है मेरे भाई, तो सभी पालियों में ध्यान से सुन लीजिए इस चीज को, सभी पालियों में ऊपर के 0.1% अभ्यर्थियों के अंकों का औसत।
ए का मतलब क्या है कि सभी पालियों में ऊपर के 0.1% अभ्यर्थियों के अंकों का औसत, जो टॉपर्स होंगे 0.1%, उनके औसत अंक कितने आए हैं, ये मतलब हो गया ए का। अब भैया बी का क्या मतलब होता है, चलिए बी का भी मतलब समझ लेते हैं। तो बी का मतलब होता है सभी पालियों के सभी अभ्यर्थी सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक और उनके मानक विचलन का योग, मानक विचलन का योग। अरे क्या लिख गया भाई। एम का मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अंक कितने होंगे। ए का मतलब कि सभी पालियों में ऊपर के 0.1% अभ्यर्थियों के अंकों का औसत, और बी का मतलब हुआ कि सभी पालियों के सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक और उनके मानक विचलन का योग। आगे देखिए कि सी का क्या अर्थ है, कहा हुआ है ना a-b/c-d। तो सी का क्या मतलब है, सी का अर्थ है मेरे भाई, तो आपकी भाई पाली का मतलब शिफ्ट से है, हमारा कौन सी शिफ्ट में पेपर होता है, पहली शिफ्ट में है, दूसरी शिफ्ट में है, तीसरी शिफ्ट में है। आपकी पाली के ऊपर के 0.1%, कितने 0.1% अभ्यर्थियों के अंकों का औसत, आगे डी का मतलब क्या है, तो आपकी पाली के सभी अभ्यर्थी सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक और उनके मानक विचलन का योग। क्या है भाई, सभी पाली के सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक और उनके मानक विचलन का योग। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या इस नियम में, जो नॉर्मलाइजेशन का नियम होता है, एक्यूरेसी का कोई भी मतलब आपको दिखा, कोई भी फायदा या नुकसान आपको दिखा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिखा। तो वही है एक्यूरेसी का, ईएसबी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नकारात्मक मार्किंग ना हो, अगर नकारात्मक मूल्यांकन ना हो, तो मेरी सलाह आपको यह है कि सभी प्रश्न लगाइए, सभी पहले ही तुक्का लगाएं आप, और जो भी सही हो जाएंगे तो वो एक्स्ट्रा लाभ ही होगा भाई, है ना। ये हमारा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, जिसको आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के भी नंबर घटा दिए, किसी के भी नंबर बढ़ा दिए। एक प्रोटोकॉल के तहत ये कार्रवाई होती है और उसी के हिसाब से किसी के नंबर बढ़ते या घटते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।